जो है इंद्रियां और उनके जो है संचालन का माध्यम मन और उनके सबके नियंत्रक चेतना साथियों जो है आधार जो है आत्मा के ज्ञान को समाविष्ट किया गया। तो प्राय जो है अन्य उपचार की पद्धतियां इस भौतिक शरीर को ही उपचार का आधार मानती, जबकि आयुर्वेद में भौतिक शरीर के साथ साथ उसके पराभौतिक चेतन स्वरूप को भी जो है समान महत्व देते हुए दोनों के स्वस्थ संयोग को वास्तविक स्वास्थ्य का आधार माना गया। तो इसलिए साथियों आपने सुना होगा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से मिलकर के धरती ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो पांच तो होते हैं भौतिक यानी फिजिकल और पांच होते हैं मेटाफिजिकल। तो पांच फिजिकल होते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा और पांच जो मेटाफिजिकल काल दिशा मन आत्मा और परमात्मा। तो कल सर ने बताया था यावंतो ही लोक के मूर्तिवंतो भाव विशेष है, जो कुछ भी जो है इस ब्रह्मांड में है वो कुछ भाव स्वरूप में जो हमारे शरीर में विद्यमान है। 10 तत्वों से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना है, 10 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और प्रत्येक सेल्स के अंदर ये 10 तत्व विद्यमान है। और इन सेल्स के अंदर जब इन 10 तत्वों में से कोई भी तत्व घटता है या बढ़ता है तो हमारा शरीर जो है विभिन्न रोगों से ग्रस्त होता है। और जब हम इन तत्वों को पहचान करके इलाज रोगी का करते हैं कि कौन सा तत्व घटा है कौन सा बढ़ा है, उनको जब हम हाथों में, तो हमारे हाथों में 10 फिंगर है, 10 तत्वों को जो है इसी पर प्रतिस्थापित किया गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा काल दिशा मन आत्मा परमात्मा, 10 तत्वों से संबंधित हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं। और उन ऑर्गन्स में जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है साथियों तो उनका इलाज बहुत आसानी से हम हमारी हाथ की फिंगर पे कर पाते हैं। तो आइए साथियों ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुनः हमारे बीच में आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संजय सिंह जी सर को और डॉक्टर रामनारायण सर को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद जितेंद्र जी, आयुर्वेद के सार को समझाने के लिए। और हमारे साथी आयुर्वेद के सार सिद्धांत को समझ रहे होंगे। वैसे आयुर्वेद शब्द हम आपके बीच में बहुत पुराना चलन है। हमारे जन्म के बाद जैसे ही हम सेंस में आए, यानी इस समाज को पहचानना शुरू किया आपने, लगभग उस समय से ही आयुर्वेदिक पद्धतियों का इस्तेमाल आप लोगों ने करते रहे हैं आपके ऊपर परिवार के द्वारा। जब आप पूरी तरह से युवा हो गए तो आपने अपने ऊपर अपना सेंस के माध्यम से आयुर्वेद का प्रयोग करते रहे। आयुर्वेद हमारे घर में भी है, किचन में भी है, आयुर्वेद हमारे जीवन में भी है, आयुर्वेद हमारे संचालन में भी है, आयुर्वेद हमारे व्यवहार में भी है, आयुर्वेद हमारी क्रिया में भी है, आयुर्वेद हमारे द्वारा निष्कासित जो भी क्रियाएं हैं उन सब में भी है। तो आयुर्वेद को कहीं छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आयु का विज्ञान है ये। आयु का विज्ञान वो जो इस जीवन को स्वस्थ तरीके से जिया जा सके, और उस जीने की कला ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। यदि हम चिकित्सा पद्धति मानते हैं तो बहुत बड़ी भूल समझते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद तो एक जीवन जीने की कला है, एक व्यवहार है, एक सिद्धांत है जो हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में, हमारे दिनचर्या में उसको शामिल करना अति आवश्यक है। यदि हम उसको अति आवश्यक नहीं समझेंगे और हम उसको शामिल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम व्याधियों के शिकार हो जाएंगे और ये व्याधियां हमारे रोग के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। और वही आयुर्वेद ने सिद्धांत दिया कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो सिद्धांत आयुर्वेद में बताया गया है उस सिद्धांतों को पालन करते रहिए, अपनाते रहिए। यदि आप उसका अपनाना या पालन करते हैं तो निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप किसी कारण से अस्वस्थ हो जाते हैं तो उसकी दूसरी श्रृंखला में भी इसमें आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं। जैसे इस आयुर्वेद की ही एक देन है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में कहीं से भी किसी भी औषधि की स्थान है ही नहीं, किसी प्रकार की किसी औषधि की स्थान नहीं है, सिर्फ आपकी दिनचर्या है। और इस प्रकृति द्वारा प्राप्त जो भी चीज संपदा है उस संपदा का प्रयोग करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ कर सकते हैं। तो फिर किसी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन मानव हमेशा गलतियों का भंडार है। मानव हमेशा अपने महत्वाकांक्षाओं के विपरीत कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के विपरीत और अहितकारी होता है। इन कार्यों को ही हमें संभालना है
और जो व्यवहार में गलत आदत हम डाल चुके हैं उनको ही सुधारना है। यदि हम उसको सुधार लें तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की औषधि की जरूरत है। और उसी चीज के बारे में हमारे परम श्रद्धेय गुरु जेपी अग्रवाल सर, जिनको मैं श्रद्धेय नमन करूंगा, साथ ही अपने सूक्ष्म अवतार में सूक्ष्म रूप में हमारे साथ विराजमान हमारे परम श्रद्धेय गुरु MP खेमका सर, जो साक्षात रूप में नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में है, तो उनको भी नमन करूंगा और नमन करते जिन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो यही मैं कह रहा था कि जो हम गलतियां करते हैं उन गलतियों के कितने स्वरूप हो सकते हैं, और उन स्वरूपों को देखते हुए हम आयुर्वेद की आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीन मेरा आ रहा होगा और इस स्क्रीन के माध्यम से जेपी अग्रवाल सर, यस सर। धन्यवाद। ये सिस्टम आपको मैंने कल बता दिया था। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की क्लास जो हम लोग की होगी, ये यहाँ आज कल जो सुजोग था, सुजोग के बाद हम यहाँ हम स्थान को शुरू करेंगे। इसमें सर ने जो स्थापित किया, जो उन्होंने लिखा चरक संहिता से उतार करके, तो उन्होंने ये वो किया, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की, और ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव जी के कहने पे, क्योंकि इस ब्रह्मांड की रचयिता सृजनकर्ता तो शिव को माना गया है, विष्णु जी इस एनर्जी ऊर्जा के स्रोत हैं इस ब्रह्मांड के, और उस स्रोत और सृजन के बाद यदि किसी प्रकार की कोई व्याधि समस्या आती है तो उसके लिए ब्रह्मा जी को कहा गया कि ब्रह्मा जी आयुर्वेद का प्रतिपादित इन्होंने किया। इन्होंने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति के माध्यम से, जो अश्वनी कुमार, और उनके माध्यम से इंद्र को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, और इंद्र ने इसे धरती लोक पे महर्षि भारद्वाज द्वारा धरती लोक पे भेजा, और महर्षि भारद्वाज लोग अपने समकक्ष ऋषियों के माध्यम से एक महासम्मेलन के द्वारा आयुर्वेद को आगे उन्होंने प्रतिपादित किया। और ये प्रक्रिया देखिए, सम्मेलन और महासम्मेलन के द्वारा जो किसी भी पद्धति को आगे बढ़ाना, ये बहुत पुरानी पद्धति है, जिस पद्धति का अनुचरण हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग भी इसी प्रकार से क्लास को अरेंज करके, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये इसी माध्यम से हम किसी भी पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। वो चिकित्सा की पद्धति हो या किसी प्रकार की कोई पद्धति हो, उसको हमें यदि आगे बढ़ाना है तो एक सम्मेलन करके ही और एक ग्रुप डिस्कशन करके ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। वही प्रक्रिया थी, और विभिन्न प्रकार के भारद्वाज जी के साथ इस धरती लोक पे जो महर्षि थे, ऋषिगण थे, उन लोगों ने इसको प्रतिस्थापित किया। आयुर्वेद का जो सार है, आधार है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, त्रयात्मक है, ट्रिपार्टिट। आयुर्वेद में जहां भी आपको देखेंगे, इस ब्रह्मांड को देखेंगे, तो ब्रह्मांड में भी तीन है, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तीन, आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक। त्रिदेव, तीन देव, मुख्य देव, तीन देव हैं, तीन सूत्र है, तीन गुण है, तीन दोष है। जहां भी आप देखेंगे त्रयात्मक सूत्र आपके सामने नजर आएगा। ट्राइपॉडिक सिस्टम ही आपके पास नजर आएगा। आपके शरीर में भी तीन हिस्से ही है। वात पित्त कफ आयुर्वेद ने स्थापित किया। शरीर को भी तीन भागों में बांट करके, जो मूल शरीर हमारा है, इसको भी तीन भागों में बांटा, और इस वात पित्त कफ के साथ स्थापित किया। तो जहां भी आप देखेंगे तो त्रयात्मक सिद्धांत आएगा, और त्रयात्मक सिद्धांत में एक होगा हेतु, दूसरा होगा लिंग, और तीसरा होगा औषध। अर्थात किसी चिकित्सा पद्धति का जो आधार होता है, उस आधार को समझने के लिए पहले उस चिकित्सा पद्धति में हमें हेतु को समझना होगा। हेतु क्या है, लिंग क्या है, और औषध क्या है। हेतु, जिसके द्वारा जो हम रोग पहचान रहे हैं, उस रोग का कारण क्या है। लिंग, उसका लक्षण क्या है, और औषध, उसकी इलाज क्या है। हेतु, कारण, लिंग, लक्षण, और औषध, उपचार, औषधि। यहां दिखाया हुआ है हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। हेतु सूत्र जो है हमारा, मैंने बताया कि कारण, तो कारण क्या है, जो मैं अभी बोल भी रहा था कि हम जो कुछ गलतियां करते हैं, इसको बड़ा अच्छे से सारांश में और अच्छे ढंग से समझाया सर ने। और
इसमें सबसे पहला आता काल, समय। समय के अनुसार किए गए कार्य सफल होते हैं, समय के विपरीत किए गए कार्य असफलता की तरफ ले जाते हैं, वो कोई भी कार्य हो। तो इसमें दिनचर्या स्थापित होती है। मैं आपको बताऊं, इसी काल और इसी दिनचर्या के आधार पर 16 और 17 में क्रोनोमेडिसिन के नाम से एक नई पद्धति बनाई गई वर्ल्ड में, यूरोप और अफ्रीका क्षेत्र में, और 2 वैज्ञानिकों को हमारी पद्धति जो सालों हजारों साल से स्थापित है आयुर्वेद, उसकी काल और दिनचर्या सिस्टम को उठा करके, क्रोनोमेडिसिन उसका भी मतलब होता है समय के अनुसार दिनचर्या स्थापित करना, उसमें उन्होंने 16 और 17 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि भारत की पद्धति, भारत का सिस्टम आयुर्वेद, और उसका नोबेल किसको मिल रहा है? विदेशियों का, जिन लोगों ने यहाँ से सिस्टम को चुराया, पढ़ा, समझा और जैसे भी उन्होंने उठाया। खैर, ये है हमारा काल। काल में यदि काल का आप इस्तेमाल करते हैं तो काल कई रूप से हो सकता है। समय के अनुसार कार्य भी करना हो सकता है, या काल जो योग कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया का समय, यदि एक बच्चा है, बच्चे से कहा जाए 50 किलो वजन उठा ले, तो उसके काल के अनुसार यानी उसके उम्र के अनुसार वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे 3 स्थापित यहाँ भी किया गया, अति योग, अयोग और मिथ्या योग। एक तो अति कर दी गई। अति इसलिए कि एक बच्चे को बहुत बड़ा वजन जो बड़े आदमी को करना चाहिए उस बच्चे से उठाया जा रहा है। अति ये हो गई कि आपको भोजन करना है 7 बजे और कर रहे हैं 10 बजे रात में। भोजन करना है सुबह 9 बजे तक और कर रहे हैं दोपहर में 1 बजे। ये अति हो गई। अयोग यानी कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए आप अयोग्य हैं। जैसे बच्चे को भी आप ले सकते हैं, वो अयोग्य है फिर भी उस कार्य को कर रहा है। अब अति योग ये हो गया कि हम करा रहे हैं, अयोग ये हो गया हम जानबूझ के कर रहे हैं, हम अयोग्य हैं उस कार्य को करने के लिए। हम हाई स्कूल पास हैं और ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं। ये समय के अनुसार, काल के अनुसार, उम्र के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार, ये काल के विपरीत नहीं चल सकते हम। काल आपको, समय आपको निर्धारित करके रखना है, पूर्व निर्धारित है, उसके साथ चलना है। मिथ्या योग यानी झूठ। हम जानबूझ करके जानते हैं कि ये कार्य को नहीं कर सकते, फिर भी झूठ बोल करके उस कार्य को पूरा कर रहे हैं, सबके बीच में किया जा रहा है। हम कह रहे हैं आप 7 बजे खाना खाइए, नहीं 7 बजे नहीं, हम 9 बजे ही खाते हैं, हमारा टाइम 9 बजे ही है, हम 9 बजे ही खा पाएंगे, उसके पहले नहीं खा पाएंगे। हम जानते हैं फिर भी वही काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे उठना चाहिए लेकिन नहीं, हम तो 7 बजे उठेंगे, समय 7 बजे, क्योंकि रात में हम 12 बजे सोते हैं, हम सुबह 6 बजे कहां से उठेंगे। ये सब ऐसे बहाने हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को विपरीत लेके जा रहे हैं। तो वो काल है, समय है, समय का ध्यान देना होगा आपको। यदि समय का ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित उसका असर आपके शरीर पे आएगा। उम्र के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, उम्र के अनुसार खाना नहीं खाएंगे, उम्र के अनुसार पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई भी क्रिया जो उम्र के साथ पूर्व निर्धारित है, यदि उसके साथ आप नहीं करेंगे तो उसका दूसरा दुरुपयोग आपके ऊपर होना ही होना है, दुष्प्रभाव आना ही आना है। आवाज ना करें प्लीज, जिसकी भी आवाज आ रही हो। फिर है सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें आता है असातेंद्रियार्थ संयोग। हमारी जो इंद्रियां हैं, यदि वो इंद्रियां साथ मिलकर के कार्य न करें, संयोग न हो, उन इंद्रियों के कार्यों का संयोग न हो, तो हमारा स्वास्थ्य पूर्ण नहीं हो सकता है। और साथ इस इंद्रियों के साथ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशन भी जुड़े हुए हैं, और उस सेक्रेशन के अनुसार हमारे शरीर की बाकी क्रियाएं भी पूर्ण होती। और वो इंद्रियां यदि आपस में संयोग करके कार्य नहीं करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन शरीर में आएगा। वहां भी हमारा आता अति योग, अयोग और मिथ्या योग, यानी उन कार्यों में
यदि हमारा संयोग नहीं है, कार्यों का संयोग नहीं है, और उससे ज्यादा जो शक्ति है इंद्रियों की, उससे ज्यादा हम उस पर सोच रहे हैं या उनसे कार्य ले रहे हैं। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंखें, नाक, कान, जीभा, त्वचा। त्वचा हमारा इंद्रियों में आता है, ज्ञान इंद्रियों में आता है, काम इंद्रियां हैं। तो जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का संयोग नहीं होगा और उनसे हम अनियंत्रित कार्य कर रहे हैं, तो वो प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा। त्वचा है मान लीजिए, और हम खूब धूप में निकल जा रहे हैं और कोई कपड़ा शरीर पे नहीं है और धूप में घूम रहे हैं, छत पे घूम रहे हैं, तो त्वचा को असर नहीं आएगा। लगातार 2-2 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, आंखों को पास नजदीक लेकर के, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ अतियोग नहीं है। आंखों में कमजोरी है, फिर भी हम मोबाइल देखे जा रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं, कुछ पढ़े जा रहे हैं, आंख छोटी उम्र, अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी जबरदस्ती उसको सटा के हम पढ़े जा रहे हैं, तो ये अयोग है, फिर भी हम उस कार्य को कर रहे हैं। मिथ्या योग यानी हम जानते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी सामने वाले से कह के उस कार्य को कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। कान से हमको सुनाई नहीं दे रहा है, या सुनाई दे रहा है तो पूरा बड़ी आवाज कान के पास साउंड बढ़ा करके, टीवी का खूब साउंड बढ़ा दिया आपने, या कहीं म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, एकदम म्यूजिक के पास जाकर के सिस्टम के पास बैठ गए और कान को लगा दिया आपने, तो उस कान को भी तकलीफ होगी, इंद्रियों को तकलीफ होगी, और उन इंद्रियों को तकलीफ होगी तो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रभावित होगा, और प्रभावित होकर के वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव आपके शरीर पे डालेगा। तो इंद्रियों का संयोग बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि स्वस्थ शरीर है तभी इंद्रियों का संयोग बन सकता है, और इन इंद्रियों के साथ कामेंद्रियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके रूप में हम जब देखते हैं तो यहां भी आपका अतियोग, आयोग और मिथ्या योग आता है। फिर आता है कर्म। आपके कर्म क्या हैं? ये कर्म निर्धारित होते हैं, पूर्व निर्धारित कर्म होते हैं। कर्म वो होते हैं जो स्वतः आप सामने करते हैं। कहते हैं कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, और कर्म नहीं करेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हम अपने भाग्य को बदल दें, तो नहीं हो सकता है। मेहनत से बहुत कुछ बदला जा सकता है, मेहनत ही तो कर्म है। आपका क्या कर्म है, उस कर्म को हम करें, सही से करें, पूर्ण रूप से करें, तो ही हमारा ये पूरा हो सकता है। तो इस कर्म में भी हमें देखना होगा, यदि आप उस कर्म को करने योग्य हैं तब तो ठीक है, यदि अयोग है तो आप उसको नहीं कर सकते। यदि उस कर्म को करने के लिए जो आपकी क्षमता है उससे ज्यादा करते हैं तो वो अति योग हो गया, और उस कर्म को कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसमें अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो ये मिथ्या योग हो गया, झूठ बोलना हो गया, मिथ्या हो गया। तो कर्म के साथ भी हमारे तीनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। व्यक्ति किस किस तरह से या तो अच्छे से करता है, यहां इस दोष की बात हो रही है जो हम प्रभाव हमारे शरीर में आता है, किन किन कारणों से आता है। यदि आप सब कुछ सही करते हैं, कर्म हमारा जो है जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, उसमें ना कोई छुपा रहे हैं ना कोई ज्यादा कर रहे हैं, हमारे बस का जितना है उतना हम कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन जानबूझ के कम कर रहे हैं, ये मिथ्या योग हो गया। जानबूझ के ज्यादा कर रहे हैं तो ये अति योग हो गया। और यदि आपको उस कार्य को करने भर का नहीं है, अयोग है, फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो ये आपका अयोग हो गया। इसी में हम देखते हैं कि परिणाम फिर आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे जरा, सदा, दृशा और फिर मृत्यु, अर्थात स्टेप बाय स्टेप हमारे शरीर में परिणाम परिवर्तित होता है, और यदि आपने नहीं सही किया
अंत में हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। और इसको रोग को, यदि रोग आया तो पहले बताएगा, फिर उसको सुधार लीजिए, नहीं जो आपने अवॉइड किया तो रोग और बढ़ जाएगा, फिर नहीं सुधरे तो और बढ़ जाएगा। यदि आप वहां से वापस आना चाहेंगे तो फिर उसका क्रियान्वयन सही कर देंगे। आप अपना काल, इंद्रियों का संयोग और कर्म सुधार करके आप इसे वापस ला सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति रोगी होकर के मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। आयुर्वेद में बहुत साफ साफ चीजें सब लिखी हुई, और ये चरक संहिता में स्थापित है, बहुत पहले से स्थापित है। एक आता है फिर इन सबों के बाद प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध उसको कहते हैं कि वह अपराध जो हम जानबूझ के करते हैं। प्रज्ञा यानी ज्ञानित, ज्ञानवर्धित, और उस ज्ञान हमको है फिर भी हम उस अपराध को कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सांप को पकड़ेंगे तो सांप काट लेगा, फिर भी सांप को पकड़ने जा रहे हैं, ये प्रज्ञा अपराध है। आजकल अक्सर देखिए उत्तर प्रदेश प्रदेशों में प्रदेश सरकार बरसात के मौसम में एक नई प्रक्रिया शुरू की है कि हाँ, बरसात के मौसम में जब बिजली कड़क रही हो तो आप बाहर ना निकलें और ऐसी ऐसी जगहों पे मत जाएं। अब ये सूचना आपको मिल गई, उसके बाद भी आप घूम रहे हैं बरसात में और बिजली कड़क रही है, तो वो किसका है? वो प्रज्ञा अपराध है। जानबूझ के जो कार्य हम कर रहे हैं वो प्रज्ञा अपराध है। तो कितना आसान तरीके से हमारे क्रियान्वयन को समझाया गया है, और उस समझाने के साथ साथ हम अपने गलतियों को पहचान करके सुधार सकते हैं। जो गलतियां हम कर रहे हैं जिसके कारण हमारे शरीर में रोग आ रहा है, उन यदि गलतियों को सुधार लें और जान लें तो आप रोगी होंगे ही नहीं। रोगी व्यक्ति, देखिए आयुर्वेद ने बहुत सुंदर वो है, उसने कहा ही है कि हम आयुर्वेद की रचना, सिद्धांत ही आयुर्वेद का, वो अस्वस्थ लोगों के लिए नहीं है, वो स्वस्थ लोगों के लिए। यदि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ उस क्रिया को बरकरार रखने के लिए आयुर्वेद है। कहीं औषध की बात तो चर्चा एकदम अंत में है। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य सूत्र, जब बीमार पड़ जाएगा तब इसकी आवश्यकता होगी, तीनों सूत्र की। अन्यथा जो बीमार नहीं है तो ना तो हमको हेतु जानने की जरूरत है, ना हमको लिंग जानने की जरूरत है, रोग का लक्षण जानने की जरूरत है, और ना ही उसे दवा देने की जरूरत है। कारण और लक्षण और दवा, औषध, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब व्यक्ति अस्वस्थ होगा। और अस्वस्थ क्यों होता है ये कारण यहां दिखाया गया हेतु सूत्र में। अस्वस्थ होने का कारण ये है। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके बाद लिंग सूत्र पे। पूर्व रूप, लक्षण, पूर्व रूप, वर्तमान रूप और इसका क्या स्थिति बनेगी आगे, उसके स्थिति, अनुपसय और संप्राप्ति, अंत में हमारा क्या स्थिति हो सकती है। यानी रोगी आया, रोगी के पूर्व रूप को समझे, वर्तमान को समझे, वर्तमान के जस्ट बाद अनुप्रशय हो गया, उसके बाद उपसय हो गया, और फिर लास्ट में इसकी कहां तक रेंज है, कहां तक जा सकता है, इसको हमें पहचानना पड़ेगा। और उसको सोचने के अनुसार उसको रूप क्या है इस समय, या उपसय क्या है, किस स्थिति में पहुंचा है, या किसी बड़े रूप में पहुंच गया है, इसका स्टेज ज्यादा हो गया है, या फिर एकदम फाइनल स्टेज पे चला गया। इस लक्षण को हमको पहचानना होगा। और किसी भी रोगी को जानने के लिए निश्चित है उस रोग के पूरे स्थिति को समझना होगा, उस रोगी का थोड़ा सा पिछला इतिहास भी देखना होगा, पारिवारिक इतिहास देखना होगा। तो ये सब चीजें हमें आयुर्वेद ने बहुत पहले बता दिया। आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति क्या बताएगी? सब कुछ तो हमारे आयुर्वेद से चुरा कर रखा गया है। रोगी को रोग जानने के लिए, पहचानने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे डायग्नोस किए जाते हैं, वो सारी स्थितियां देखिए आपके सामने है। ये आज का नहीं है, ये तो हजारों साल पहले चरक संहिता लिखी गई है, तब से है, और उसमें सब कुछ निर्धारित है। कौन सी ऐसी चीज इसमें है जो आज के डेट में लोगों ने नया किया है? रोग की स्थिति की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फाइनल स्टेज, ये तो सारी चीजें आपके लक्षण में है।
अब रोग भी होता है तो दो प्रकार का होता है। आयुर्वेद ने दो तरह से हमारे शरीर को घटक किया है, एक गर्दन से नीचे यानी शरीर, और एक गर्दन के ऊपर मस्तिष्क। इस मस्तिष्क को इंपॉर्टेंस देने में, मानसिक और शारीरिक, इस मस्तिष्क में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी कामेंद्रियां भी संचालित होती हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी जो दो महत्वपूर्ण ऑर्गन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतरस्रावी है, पिट्यूटरी और पीनियल, वो भी इसी मस्तिष्क में होता है। ये दोनों हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, वो भी हमारे इस मस्तिष्क में। सारी ज्ञानेंद्रियां यही, इन ज्ञानेंद्रियों से कामेंद्रियों संचालित होती है। तो ये मस्तिष्क कितना बड़ा कार्य करता है। संचालन हमारे शरीर में हो रहा है और इस शरीर के माध्यम से हो रहा है, लेकिन संचालित करने वाला कौन है? मस्तिष्क। रोग के दो प्रकार होते हैं, एक शारीरिक प्रकार होगा और दूसरा मानसिक प्रकार होगा। शारीरिक जो होगा वो हम जल्दी कवर कर लेंगे, जल्दी सुधार लेंगे, लेकिन उस शारीरिक रोग में यदि मानसिक रोग भी शामिल हो गया, निश्चित है कि जब जीर्ण रोग हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है, उस रोग में मानसिक स्तर भी शामिल हो जाता है। और आयुर्वेद में हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कुछ कुछ रोगों में मानसिक यानी मस्तिष्क से संबंधित भी ट्रीटमेंट हमको देना पड़ता है। तो शारीरिक जो होता है वो तीन प्रकार का, वात पित्त कफ। इस शरीर में जो गर्दन से लेकर नीचे तक तीन भागों में, लोअर, मिडिल और अपर एब्डोमेन जो है हमारा, इसमें आपको नीचे कफ, बीच में पित्त, ऊपर वात। वात पित्त कफ, ऊपर वाला वात, बीच वाला पित्त, नीचे कफ। ये तीन स्थितियां आती हैं और तीन प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। और वो रोग, तीन प्रकार के रोग का कारण, एक कारण वात का होगा, एक कारण पित्त का होगा और एक कारण कफ का भी होगा। तो ये शारीरिक रोग हो गया, शरीर में रोग आया। मानसिक जो रोग होता है वो रज और तम, रज और तम। इसको यदि हम दो रूप में देखें तो मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से। हमारे मस्तिष्क में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, और इन दोनों को हम मैच करते हैं। यहां भी ना देखा जाए तो दूसरे रूप में दे सकते हैं, आत्मा और परमात्मा, प्रारंभ और अंत। तम हमारा जो होता है प्रारंभ हो गया, रज जो होता है हमारा आत्मा हो गया। ये प्रभाव हमारे मानसिक रूप में, मस्तिष्क के रूप में ही आता है, प्रभाव होता है, और उसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। तो ये मानसिक रूप। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का जब ध्यान देंगे तो मैटर, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, ये मस्तिष्क की प्लॉटिंग आप देखेंगे तो दो प्रकार की फ्लूइड्स होते हैं और उनको प्रभाव इसमें आता है। एक फंक्शन कराता है और एक उस फंक्शन को कराने का निर्णय करता है। एक निर्णय होता है और एक उसको क्रियान्वयन कराया जाता है। दोनों का कार्य अपना अपना होता है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का। वही हमारा रज और तम है। इसको समझने के लिए, क्योंकि ये शब्द बहुत पुराना संस्कृत का शब्द है, तो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। तम यानी प्रारंभ और रज यानी अंत यानी आत्मा। तब जाकर के ये सारी चीजें समझने के बाद यदि एक रोग में आपने पाया, एक रोगी में पाया, तब हमारे पास आता है द्रव्य। और द्रव्य सूत्र जो होता है हमारा वो होता है दोष सामक, धातु प्रकोपक और स्वास्थ्य हितकारक। दोष सामक यानी वात पित्त कफ से संबंधित दोष जो शरीर में है, उसको सामक यानी उसको कंट्रोल करने वाला औषधि होनी चाहिए। औषधि ऐसी होनी चाहिए कि उसको कंट्रोल कर सके, किसको? जो वात पित्त कफ संबंधित रोग उभर करके आया है। तो दोष को दबाने वाला औषधि में शामिल होना चाहिए।
धातु प्रकोप जो हमारे 7 धातु होते हैं, उन धातुओं में किसी प्रकार की व्याधियां आई है, कोई कमजोरी आ रही है, उसको कंट्रोल करने का धातु प्रकोप यानी कंट्रोलर, उस धातु को कंट्रोल करने वाला औषधि हमारे ट्रीटमेंट में शामिल होना चाहिए। और दूसरा स्वास्थ्य हितकारक, ऐसा औषधि होना चाहिए जिसका साइड इफेक्ट न हो, स्वास्थ्य के प्रति उसका सामंजस्य स्थापित हो सके। तो स्वास्थ्य हितकारक होनी चाहिए औषधि। तो औषधि बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि ऐसी औषधि न डाल दें जिसकी कोई जरूरत नहीं है और हो सकता है उस रोग के बाद वो साइड इफेक्ट कर दे। तो ये 3 प्रकार का ध्यान रख करके हमें औषधि बनानी है। एक दोष से संबंधित, दूसरा धातु से संबंधित और तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित। इससे संबंधित होना चाहिए, तब ही हम इस चीज को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो ये सर ने, हमारे गुरुजी ने इतना अच्छे से प्रतिस्थापित करके आपको हमारे सामने रख दिया, जिसको हम आपके बीच में बता रहे हैं कि एक हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र यानी औषधि। तो पहले हेतु को समझिए, फिर लिंग को समझिए, तब औषधि को तैयार करेंगे, तब जाकर के सही हो सकता है। आया वो बताया बुखार है और आपने खट से बुखार का दवा बना के दे दिया, ये होता है एलोपैथ में, ये होता है एलोपैथ में। पूर्ण रूप से उस रोग को समझने की कोशिश नहीं की जाती। सीजन आया, सीजन में बुखार हुआ, बुखार के अनुसार चल रहे। लेकिन नहीं, हमें देखना क्या है, हेतु भी देना है, कारण लक्षण, और तब जाके औषध आएगा। और इसको इतने विस्तार रूप से सर ने देखा है और लिखा है, जो आप लोगों के सामने हम लोग रख रहे हैं। कुछ सेकंड में ये कट जाएगा, फिर आप हम लोग दोबारा जुड़ेंगे।